जय हिंद फ्रेंड्स। इस संडे 30 जुलाई 2023 let's get start the Hindu editorial analysis which I compile for you. Daily current affairs, PIB news, editorial and all amalgamation at one place. I provide over you. Let's get start. हर बार की तरह यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ। आज आपको इसका एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। वो क्यों? तो यहाँ पे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, पुनः रिपीट भी कर लेंगे, तो जिससे आपका एक्सप्लेनेशंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेट करके क्वेश्चंस था। मैं पूछा था जो 2013 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चंस को आपके सामने रखा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ये मेंबर ऑफ द कमेटी लोकसभा के हो सकते हैं, लोकसभा में ये बोल सकते हैं, वोट ये नहीं कर सकते। तो केवल चौथा जो है, इनको वोटिंग पावर नहीं होती है, बाकी ये बैठ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं और कमेटी के मेंबर हो सकते हैं और लोकसभा में भी हो सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3 सही है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स हैं इन द कंट्री। कोई भी गवर्नमेंट के इश्यूज को यही टैकल करते हैं लॉयर के रूप में, याद रखिएगा। तो ये रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है क्या? तो ये चीफ लीगल एडवाइजर हैं। किसके? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सारे लीगल मैटर यही देखते हैं। प्राइमरी लॉयर माने जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ये चीज़ें चलती हैं। ये एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कोई भी लीगल मैटर अगर उनके पास भेजी जाती है इनके द्वारा तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें डिटेलिंग थी जो कि इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम क्यों होता है यहाँ पे, क्या कारण है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है क्या? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं जो अपना अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है। तो थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से जो सन की रेज है ना, वो हर बार यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पृथ्वी पर पड़ती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम इक्वल सन की रेज पड़े, क्योंकि ये तो टिल्टेड है। तो टिल्टेड है तो ये 27.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टिल्टेड चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे निकलती हैं। ये 23.5 है, मैंने गलती से बोल दिया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे कि क्या यहाँ पे सारी डिटेलिंग है इसको लेकर के। सबसे पहले तो रिवोल्यूशंस चीज़ें हैं और रोटेशंस चीज़ें हैं, उन दोनों में भी एक अंतर है यहाँ पे, इसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो रिवोल्यूशंस जो होती है वो क्या होती है? एक चक्कर को कंप्लीट रिवोल्यूशंस बोलते हैं। वहीं पे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी रोटेशंस को, एक बार रोटेशंस को यहाँ पे क्या बोलेंगे? रोटेशंस बोलेंगे। कोई बॉडी अपनी जगह पे रोटेट कर रही है या फिर कोई चीज़ें रोटेट कर रही हैं उसको रोटेशंस बोलेंगे। जब कंप्लीट ये ऑर्बिट का चक्कर लगा ले तो रिवोल्यूशंस हो जाती है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट, जो कि डे लेंथ, जो कि पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर होते हैं, ये डिफर होते हैं, जो कि आपको पहले बता रहा था मैं। अगर लोकेशंस की बात करें, दो लोकेशंस अर्थ और अर्थ इक्वेटर, नॉर्थ पोल, इनको अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल हो गया और इक्वेटर के जो पोल हो गए। यानी किसकी बात बोली जा रही है? तो ये आपका इक्वेटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, ये आपका नॉर्थ पोल आ गया, ये आपका साउथ पोल आ जाता है। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में? तो आपको बता दें यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटर जो है वो 12 घंटे का क्या सूर्य की रोशनी को प्राप्त करता है दिन में, अगर बात करी जाए 12 घंटे, याद रखिएगा। जबकि नॉर्थ पोल रिसीव करता है क्या? 24 घंटे। यहाँ पे डे लाइट, यानी डे लाइट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में 24 घंटे हो रही हैं और
वहीं पे इक्वेटर के आसपास क्या हो रही हैं, 12 घंटे की चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कैसे कैसे, तो समर में और विंटर में ये चीज़ें बदलती रहती हैं। वहीं पे जो टिल्टेड है किसकी, अर्थ की एक्सिस, वो 23.5 डिग्री सेल्सियस टिल्टेड है। टिल्टेड का क्या मतलब होता है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होना। ये चीज़ें जो अर्थ है थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, यानी गोलाकार तो एकदम है वो, ऑब्लाइट स्फेयराइड है अपना। जो अर्थ है उसका इस साइज क्या है, वो सर्किल है कि नहीं, तो यहाँ पे सर्किल नहीं है, इसको एक जियोग्राफी वाले टर्म में ऑब्लाइड स्फेराइड बोला जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ें क्या यहाँ पे बोली जा रही हैं, तो इस रीजन के कारण जो यहाँ पे टिल्टेड आपको बताया, यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व करता है यहाँ पे और सन के चारों तरफ, जिसके कारण पोलर रीजन लंबी चीज़ें तय करती हैं और यहाँ पे सन की जो किरणें हैं लंबे समय तक गर्मी में रहती हैं। वहीं पे विंटर पे ये चीज़ें अलग प्रकार से हो जाती हैं। जो कांस्टेंट डार्कनेस है लाइट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो जो 65.5 डिग्री है उससे ऊपर और यहाँ से नीचे, यानी इसकी बात करी जा रही है, ये पोलर की बात करी जा रही है दोनों साइड की, तो 66.5 और 66.5 ये नॉर्थ और ये साउथ, इन दोनों पार्ट में बात करी जा रही है। जो डार्कनेस है कांस्टेंट डार्कनेस रहती है और जो लाइट होती है कांस्टेंट लाइटनेस होती है। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा भी चीज़ें आप यहाँ से अगर उठाते तो भी चीज़ें ये डील कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पीआईबी न्यूज़ की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो अभी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये चीज़ें IUCN जो कि वर्ल्ड कमीशंस प्रोटेक्टेड एरिया को यहाँ पर देखता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है जो एडॉप्ट किया गया है ना हमारे भारत में। वो क्या है, तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, MEE इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, MEE, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशंस, ये आपके सीधे सीधे टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसी को ये असिस्ट करेगा किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए इसके मैनेजमेंट को। तो टाइगर की अभी रिपोर्ट आई है पुनः, तो जो कि इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो टाइगर रिजर्व इंडिया में क्या हुआ है, फाइनेस्ट कंजर्वेशन मॉडल वर्ल्ड का अपनाया हुआ है, जिसके कारण इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो वृद्धि हो रही है। 9 अप्रैल 2022 को यहाँ पे 50वां टाइगर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट टाइगर था मैसूरू में सेलिब्रेट किया गया। याद रखिएगा 50वां टाइगर रिजर्व कौन बना था, मेरा क्वेश्चंस आपसे ये। अभी टोटल जो है 51 टाइगर रिजर्व भारत में है, याद रखिएगा। यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया कि भारत में लगभग मिनिमम अगर बात करी जाए तो 3167 टाइगर यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि कैमरा से ट्रैप करके उनके फोटोज़ लिए गए हैं। डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर और स्ट्रिप्स जो शेर के बॉडी पे होते हैं उससे यहाँ पे पता लगाया गया है। टाइगर की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है कि 3925, जबकि एवरेज नंबर अगर देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी वैल्यू रखती है, 3682 नंबर के आसपास मानी गई है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन 785 यहाँ पे दिखाई जा रही है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र आ जाती है। तो ये थी सारी डिटेलिंग आज के पीआईबी न्यूज़ की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। सहारा से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों ने सहारा के बैंक में अपने पैसे को भी डिपॉजिट किया था। तो आपको बता दें सहारा बहुत पहले से ही यहाँ पे प्रॉब्लम में चल रही थी। कई सारे अपने स्टाफ्स को यहाँ पे उसको बाइकआउट करना पड़ा और इसकी वजह से यहाँ पे जो भी इसकी संपत्ति थी, एसेट थी, उसको बेच के भी यहाँ पे चुकाया जा रहा है। तो इस प्रकार की सिचुएशंस आई थी। अब क्या चीज़ें हो रही हैं, तो जुलाई 18 को यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र की सरकार, यहाँ पे सेटअप की है क्या, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पोर्टल, CRCS पोर्टल है, जिसका क्या नाम है, तो ये पोर्टल का नाम याद रखिएगा। जिनके भी पैसे डिपॉजिट होंगे तो यहाँ इस साइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे मिनिमम 10,000 रुपीज़ के आसपास आपको रिफंड आ जाएगा। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, MOCRE फंड
www.crcs.gov.in इस साइट पे जाकर के जो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं सहारा में इन्वेस्ट किए हैं और उनकी मैक्सिमम रिफंड जो आएगी 10,000 पर इन्वेस्टर दी जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अनाउंस करी गई हैं। जबकि यहाँ पे बात करी जाए इन्वेस्टर की तो 15 लाख प्लस के आसपास इन्वेस्टर हैं। इसी आइडिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 10,000 प्रत्येक लोगों को दे रहे हैं अपने 5,000 करोड़ के एक फंड में, इतने फंड जो हैं 5,000 ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कहाँ से निकाल के? सहारा के सेबी रिफंड अकाउंट से ये चीज़ें निकाल के कर दी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री से ये चीज़ें पूछ रहा है कि जो 2.76 करोड़ इन्वेस्टर हैं टोटल अगर देखा जाए तो ये इनको 27,000 करोड़ के आसपास तक यहाँ पे चीज़ें आवश्यकता हैं। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कैसे आप देख रहे हैं? जबकि बात करी जाए कम इन्वेस्टर की तो 7,000 रुपए से भी लेकर के यहाँ पे लाख रुपीस तक इन्वेस्ट किए हैं लोग, उनको क्या करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से ये चीज़ें पूछती हुई नजर आई हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग सहारा को लेकर के जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। बीपैल एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज संडे है तो कोई इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एडिटोरियल नहीं आती है संडे को, इसलिए जो न्यूज़ है उसको कंपाइल करके यहाँ पे मैं सारी की सारी इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दे दी जाती है। तो चलिए देखते हैं बीपैल रेजिमेन क्या है। तो आपको बता दें बीपैल सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए टीबी से रिलेट करके इसको देखा जा रहा है। अब ये क्या है? तो ये 3 मेडिसिन का नाम यहाँ पर मिला करके बनाया गया है जिसका नाम क्या है? बेडाक्यूलिन और प्रीटोनोमिन और लिनोजोलिड। ये तीनों को बीपैल रेजिमेन बोला गया है और ये ट्रीटमेंट करेगा किसका? टीबी का मात्र 26 वीक के अंदर। जबकि पुरानी पद्धति को अगर देखा जाए तो 18 महीने चलते थे और 8 से 9 टैबलेट प्रतिदिन खाते थे और खाया जाता था। और DRTB जो यानी टीबी कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं DR, एक होते हैं MDR, एक होते हैं XDR, एक होती है XXDR। तो इस प्रकार की टीबी की बढ़ती हुई स्टेजेस हैं जो कि याद होना चाहिए। यह टीबी की बैक्टीरिया का क्या नाम है? मेरा क्वेश्चंस आपसे है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, उसके बैक्टीरिया का आपको नाम कमेंट सेक्शंस में लिखना है। अब जो टीबी की मान लीजिए यहाँ पे इश्यू क्या निकल के आ रही है तो आपको बता दें यहाँ पे अगर आप टीबी के पेशेंट हैं, कोई भी टीबी का अगर पेशेंट है यहाँ पर, तो अगर उसको जो रिकमेंड किया गया है ना मेडिसिन्स, अगर वो मेडिसिन्स टाइम पे नहीं खा रहा है तो उसको दूसरे स्टेज की बीमारी हो जाएगी, सेकेंड स्टेज की। अगर पुनः यहाँ पे लापरवाही हुई, नहीं खा पाया तो यहाँ पे तीसरे स्टेज की बीमारी हो जाएगी। तो यही टीबी है जो XXDR तक पहुँच जाती है। इस फेज में आते आते क्या होता है? जो टैबलेट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो टैबलेट की कैपेसिटी घट जाती है, यानी बैक्टीरिया और पावरफुल हो जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, आपकी बॉडी को और ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाते हुए नज़र आता है। तो हार्म पहुंचाता हुआ नज़र आता है, आपकी मेडिसिन्स की पावर घटती हुई नज़र आती है क्योंकि वो इम्यून हो जाता है उसी मेडिसिन से। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप टीबी के पेशेंट हैं तो लगातार ये जो चीज़ें रिकमेंड करी गई हैं इसको कंज्यूम करिए और टाइम टाइम पे ये सब चीज़ें करते रहिए। यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं बीपैल बहुत ही इफेक्टिव और रिवोल्यूशनाइज्ड ये इन्वेंशंस मानी जा रही है अभी तक। और ये जो है ट्रायल हो चुका है, लगभग 3-4 ट्रायल हो चुका है इसका, भारत भी इसका ट्रायल कर रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी इफेक्टिवनेस इसमें देखा गया है कि ये जो चीज़ें हैं बीपैल ये कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र आ रही हैं। यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा कर के देखेंगे कि जो टीबी अभी ये बताया तो ये होते क्या हैं। तो MDR, XDR, TDR या XXDR बोला जाता है। ये टीबी क्या होते हैं? तो जो आपको ड्रग डॉक्टर रिकमेंड करता है ना, ये दवा आप ले लीजिए, आपको रिकमेंडेशंस है। मान लीजिए कोई X दवाई है, ये आपको पहले टीबी का जो स्टेज है यहाँ पे, दूसरा टीबी या तीसरा टीबी, यहाँ पे मैं स्टेज बना दे रहा हूँ ईजी समझने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग को यहाँ पे क्या करेगा ये, अगर आप शायद टाइम पे नहीं लिए तो ये आपको बाईपास कर जाएगा, यानी आपका दवा जो है डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया ये कार्य नहीं करेगा। पुनः आपको दूसरे सीरीज पे आना पड़ेगा, स्टेज पे आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लापरवाही किए आप तो भी यहाँ पे चीज़ें वही चीज़ होंगी। XXDR में भी यही चीज़ें होंगी, रेसिस्टेंट टू ऑल ड्रग, यानी जो बैक्टीरिया होगा ना
वो सारे के सारे ड्रग को यहाँ पे क्या करेगा, आपको जो भी रिकमेंडेड होगा डॉक्टर के द्वारा उसको बाईपास करता हुआ नजर आएगा, आपकी दवा इनइफेक्टिव हो जाएगी यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं, देखिए किस प्रकार से ये कॉमन ड्रग है, MDR-TB है, XDR-TB है, उसके बाद XXDR-TB आ जाती है। इस कंडीशन तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति के पास कोई मेडिसिन लगभग नहीं बचते हैं और डेथ की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब जो देखा जाए बीपेल रेजिमेन की, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये प्री XDR-TB, यही है प्री XDR-TB, याद रखिएगा। यानी प्री XDR यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बातें बोली जा रही हैं। इसी में जो पॉपुलेशंस है वर्ल्ड की, यहीं तक ठीक कर पाएगी, इसकी ठीक करने की कैपेसिटी यहाँ तक नहीं है। तो प्री XDR-TB यहाँ पे प्रॉमिसिंग चल रही है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जो टैबलेट हैं, पहले 500-500 टैबलेट खाने पड़ते थे 26 वीक के अंदर, अब वो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। जो कि चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पे 500 टैबलेट के आसपास 26 वीक्स में खाने पड़ेंगे, जबकि पहले क्या था 4300 के आसपास टैबलेट कंज्यूम करने पड़ते थे। आदमी टैबलेट ही कंज्यूम कर करके परेशान हो जाता था। ये जो इसकी आउटकम है ना, बहुत इफेक्टिव और बेटर आउटकम निकल के आ रही है बीपेल वाली। जो अभी आपको 3 मेडिसिन मैं बताया, तीनों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। BPL, तीनों चीज़ें याद रखिएगा। WHO भी इसको अप्रूव किया है अभी रिसेंटली, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। डेथ जो है 90% 2025 तक ये कम कर सकता है। 400 ट्रायल पार्टिसिपेंट यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ट्रायल फेज में है, बहुत सारे सक्सेस भी हो चुके हैं। कन्वेंशनल DR-TB ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो 60 से 65% चीज़ें निकल के आती हैं, वहीं पे इसकी जो पार्टिसिपेंट रेट है बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यानी इसमें इफेक्टिव आपको ट्रीटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहीं पे ट्रायल इन इंडिया की बात करें तो 3 ड्रग ट्रायल बीपेल का भी चल रहा है, जो कि यहाँ पे सेफ माना जा रहा है। तो इंडिया के लोग भी यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं इस चीज़ को कि आखिर ये इफेक्टिव है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जो फाइनल आउटकम निकल के आ रही हैं कि अभी 1 साल के आसपास भी और टाइम लगेगा, अभी इसमें चीज़ें कुछ आने वाली हैं जो आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारी डिटेलिंग थी बीपेल को लेकर के, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका नाम तो बिल्कुल याद रखिएगा, आपका बेडाक्यूलिन और प्रीटोमेनिड और लिनजोलिड, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बीपेल का नाम अगर पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं कैसे 9th एंड 10th क्लास की बच्चियों को साइकिल देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2500 साइकिल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, याद रखिएगा, NTR स्टेडियम अनकापल्ली में। तो यहाँ पे लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, वो स्कूलों तक पहुँचेंगी, लेकिन ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए इसको इलेक्शंस की बेनिफिट के लिए यहाँ पर दिया जाए। ये थी सारी डिटेलिंग। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वुमेन को मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं, यहाँ पे MP की जो लेडीज़ पुलिस हैं उनको स्कूटी प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही हैं। 250 व्हीकल प्रोवाइड करी गई है। किस अंतर्गत, तो यहाँ पे ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क, ये पुलिस स्टेशन इसके अंतर्गत इनको प्रोवाइड करी गई है। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क, याद रखिएगा, ये चीज़ें आ सकती हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे वुमेन जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं पुलिस को, कहाँ पे, मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा आपको बता दें थोड़ी सी बैकग्राउंड में जा कर के, मणिपुर का जो राज्य है ना, वो कितने स्टेट से बाउंड्री टच करता है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। कमेंट सेक्शंस में मैं आपके लिए ओपन किया हूँ, जा कर के वहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ें, मणिपुर में 2 कम्युनिटी हैं। पहली कम्युनिटी क्या है, मितई, और दूसरी कम्युनिटी क्या है यहाँ पे, कुकी। तो ये मितई और कुकी में एथनिक वायलेंस चल रहा है यहाँ पे। अब ये क्यों वायलेंस इरप्ट आउट हुआ, थोड़ा बैकग्राउंड अगर डिटेल देखा जाए तो क्या यहाँ पे निकल के आता है, तो जो एक 6th शेड्यूल का मार है, 6th शेड्यूल में जो ट्राइब है ना, कुकी को डाला गया है। अब इससे क्या होता है, कुकी को कौन कौन सी बेनिफिट मिलती है जरा वो देख लेते हैं। तो जो इनके बच्चे हैं कुकी के, जॉब में बेनिफिट मिलती है, इनकी जो लैंड परचेजिंग पावर है ये बढ़ जाती है, कल्चरल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें बेनिफिट मिल जाती है, लोन में इनको बेनिफिट मिल जाती है,
हर प्रकार की गवर्नमेंट की स्कीम में इनको बेनिफिट मिल जाती है। इनकी अपनी कल्चर, रीजनल ट्रेडिशंस राइट को प्रिजर्व करने में बेनिफिट मिल जाती है। यानी अपने हर प्रकार के राइट्स को यहाँ पे ये इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। वहीं पे कुकी को ट्राइबल होते हुए भी इन सब चीज़ों से वंचित रखा गया है, यानी 6 शेड्यूल में इसको जगह नहीं मिली है, जिसके कारण क्या है, ये कुकी वाले एरिया में लैंड नहीं खरीद सकता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बातें तो 65% के आसपास, 60 to 65% के आसपास लार्जेस्ट यहाँ पे पॉपुलेशन होने के आसपास मितई कम्युनिटी पुनः फिर भी ये जो है कुकी वाले रीजन में, हिल एरिया में ये चीज़ें नहीं खरीद सकता, लैंड नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि 6 शेड्यूल में इसको ऐड नहीं किया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब इसको ऐड कर दिया जाएगा तो इनको भी जॉब में बेनिफिट मिलेगा, स्कीम में, गवर्नमेंट में, लैंड पावर परचेजिंग इनकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। एक क्षेत्र सीमित कर दिया गया है, इनको इन्हीं क्षेत्र में रहना है मितई ग्रुप को। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है कि मितई को भी 6 शेड्यूल में ऐड कर देना चाहिए, तब जाकर के कुकी एंड मितई में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद जो बारबेरिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे दोनों वायलेंस इतना तीव्र गति से फैलाते हैं, जो भी मितई हैं, कुकी हैं, दोनों में भयंकर होता है। परेड भी कराई जाती है न्यूड यहाँ पे महिलाओं को, जो कि भारत की आन मान शान के खिलाफ हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटी आती हैं जो कि कभी भारत में ऐसी चीज़ें सुनने को लगभग नहीं ही मिलती हैं। तो ये कृत्य देखने को मिली हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक हैं भारत के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को स्ट्रांगली एक्शंस लेनी चाहिए। आपका मणिपुर यहाँ पे है, देख सकते हैं कितने राज्यों से ये बाउंड्री टच करता है। मेरा क्वेश्चन आज से आप ही है, इसकी लोकेशंस आप ज्योग्राफिकल मैप पे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो यहाँ पे एमपी में यहाँ पे बहुत सारे बिग कैट हो गए हैं। अब वो क्या है, तो जो टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है ना, वो उत्तराखंड, महाराष्ट्र इनमें हुआ है। 2006 में अगर बात करें तो 1411 ही था, जबकि 2022 की अगर बात करें तो 3682, ये नंबर याद रखिएगा, 3682 हो चुके हैं। 2018 के टाइगर सेंसस की बात करें तो 2967 आंकड़ा है। क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोऑपरेट करता है किस प्रकार से टाइगर सेंसस यहाँ पे कराया जाए, तो याद रखिएगा कोऑपरेट करता है ये। 2022 में वहीं बात करी जाए तो 785 जो है क्या हो रहे हैं, 785 मध्य प्रदेश से टाइगर निकल के आ रहे हैं। वहीं पे कर्नाटका 563 के आसपास निकल के आ रहा है। तो आपका 785 एमपी से निकल के आ रहे हैं, कर्नाटका से कितने निकल के आ रहे हैं, 563। ये नंबर याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइगर हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यूएस जो है अनाउंस किया है कि $345 मिलियन मिलिट्री एक्ट पैकेज देगा किसको, ताइवान को। ताइवान कहाँ पे है उसको भी जियोग्राफिकल लोकेशंस अच्छे से जाकर के देखेंगे। आपको बता दें, चाइना एंड ताइवान, इन दोनों की अगर हम बात करें तो चाइना जो है इसका एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, यानी इंपीरियलिज्म वाली पॉलिसी है। कैप्चर करता रहता है दूसरे के लैंड को और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है। ये सारी की सारी पॉलिसी चाइना की है, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहीं पे अगर रियल चाइना की बात करें तो रियल चाइना कौन है, ताइवान है। जब चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये 1950s से पहले की हम बात बोल रहे हैं आपको, तो ये पहले एक थे, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इनको ताइवान लोगों को खदेड़ दिया जाता है और एक सीमित आइलैंड पे ही ये सीमित होके रह जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी सारी डिटेलिंग आपको बताया, आशा करते हैं चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी। ताइवान और चाइना में अंतर, तब जाकर कर जो इनको भगा देता है ताइवान, तो ताइवान को जब भगा देता है चाइना, तो चाइना क्या करता है, एक्सपेंशन करता है अपने रीजन को और अगल बगल के सारे रीजन को कैप्चर करता हुआ नज़र आता है। तो यही इसकी इंपीरियलिज्म वाली पॉलिसी अभी भी चल रही है। आपके ही लैंड को कैप्चर करके आपके दूसरे लैंड से ये बार्गेनिंग कराता हुआ नज़र आएगा। इसकी पुरानी सिस्टम है। ये जियोपॉलिटिक्स कुछ इसी प्रकार से खेलता है।
बात करी जाए अगर साउथ चाइना सी की, तो साउथ चाइना सी में भी इसकी बहुत सारी कंट्री के साथ इसकी सी एरियाज को लेकर के डिस्प्यूट है, जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ताइवान हो गया। इन कंट्री से भी इसके डिस्प्यूट हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिस्प्यूट होने की वजह से ही ये आपस में जो जियो पॉलिटिक्स है उसको लेकर के ये आगे चलता है, और कई सारे लोग इसके प्रति भी यहाँ पे क्या दिखाते हुए नजर आते हैं, एक बैलेंस, एक नॉर्मल एक्ट दिखाते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि इनको रहना अल्टीमेटली इन्हीं के आसपास है। अब देखेंगे यहाँ पे ताइवान का लोकेशन और सारी डिटेलिंग को समझ लेंगे। तो ताइवान ये रहा, ताइवान स्टेट ये रहा आपका चाइना, जो कि आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशियंस में पड़ता है। साउथ चाइना सी ये रहा, इन सब आइलैंड से लेकर के यहाँ पे इसका डिस्प्यूट होता है। चाइना का रीजन ये बोलता है कि ये हमारा रीजन है, ऐसे करके बोलता रहता है। अब ताइवान जो है ये कहाँ पे पड़ता है अगर देखा जाए तो ये चाइना है, तो चाइना के बगल में ये छोटा सा आइलैंड है ताइवान। यही जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए लगभग $350 मिलियन के आसपास यूएस से यहाँ पे ऐड देता हुआ नजर आ रहा है। यही सारी चीज़ें हैं, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी इशू अगर ये साउथ चाइना सी है तो आप देख सकते हैं किस किस कंट्री के साथ इसका विवाद है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जर्मनी वार्न किया है क्या रिस्क के लिए, क्यों जर्मनी आखिर वार्न क्यों किया है चाइना को? तो यहाँ पे चाइना के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप वीज़ा पे आए हैं और जर्मनी में पढ़े हैं, बाद में वो एस्पियोनेज का कार्य करते हुए नजर आए हैं। तो ये जर्मन के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बेटिना स्टाक वाजिंगर, ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एस्पियोनेज क्या होता है? तो ये जो खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशंस लेना होता है उसी को एस्पियोनेज यहाँ पे बोला जाता है। यूके रेलवे के जो स्टाफ हैं यहाँ पे वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी स्ट्राइक पे अभी चले गए हैं, जिसकी वजह से देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो रेल वर्कर हैं ब्रिटेन के, अपने पेमेंट को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा, हर प्रकार से चीज़ें, क्वेश्चंस किसी प्रकार से बन सकती है। यूएस यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो यूएस जो है हेल्प कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का डेवलप करने के लिए कि जो गाइडेड मिसाइल है 2025 तक आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे अगर बात करी जाए यूएस की सेक्रेटरी, तो यहाँ पे कौन है? एंटोनी ब्लिंकन जी, और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, ये यहाँ पे दोनों लोग आपस में वार्तालाप करते हुए नजर आए। न्यूज और फैक्ट्स को देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की, इनका नाम तो बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या ये कहाँ पर विजिट किए हैं? तो ये बाखमुत वाले रीजन पे जो हॉट स्पॉट एरिया है बेटल का ग्राउंड का, वहाँ पे विजिट करते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये किस प्रकार से कीव को रैंप अप कर देंगे और किस प्रकार से पुनः रिवाइव करेंगे, उसी पे वार्तालाप चल रहा है। यंग ओलंपियन मनु भाकर, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। और एल्वेनिन वेल्वेरिन, ये दोनों लोग क्या किए हैं? तो यहाँ पे इंडिया टीम को 3 गोल्ड मेडल दिलाते हुए नजर आए हैं शूटिंग में। और यहाँ कहाँ पे हुआ है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चेंगडू में, चाइना में जो पड़ता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है? चाइना में हुआ है। कौन जीता है? तो मनु भाकर, याद रखिएगा, भारत से। डोंगरिया कोड ट्राइब, ये जो ट्राइब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होती क्या है। तो ये जो है पीबीटीजी जिसे हम बोलते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एक विशेष एरिया में ये रहते हैं और इनकी जो पॉपुलेशंस है काफ़ी वल्नरेबल हो जाती है, इनके इसको लेकर के ये जाने जाती हैं। तो ये प्राइमेटिव ट्राइब ग्रुप जानी जाती हैं। अगर इनको क्लासीफाई किया जाए शेड्यूल ट्राइब में यहाँ पे, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। शेड्यूल ट्राइब की ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब मानी जाती हैं। यहाँ पे लिस्ट बनाया गया कि कौन कौन सी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे चीज़ें हैं और क्या पर्पज होना चाहिए, तो इनको बेटर इम्प्रूव करे इनका ज़िंदगी को और किस प्रकार के जीवन को ये जी रहे हैं। और जो इंडेंजर्ड है ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे, उसकी बातें बोली जा रही हैं, उस पर फोकस करने की भी ज़रूरत है। तो पीवीटीजी की बात करी जाए तो 18 स्टेटों में और यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे रह रहे हैं। ढेबर कमीशंस इसी से रिलेटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा।
1960 और 1961 की बात करी जाए तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासिफिकेशंस हुई थी, इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट हुई थी, यानी बराबर का जो हक था यहाँ पे वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर चीज़ें आई थी। चौथा 5 ईयर प्लान जो आया यहाँ पे, ये प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप को क्रिएट करता है, याद रखिएगा। चौथा ट्राइबल ग्रुप, इस ग्रुप को पीबीटीजी को क्रिएट करता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान। और यहाँ पे बात करी जाए तो 75 ग्रुप यहाँ पे पहचान किए गए हैं कि पर्टिकुलर जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ हैं। तो मारम जो ग्रुप है मणिपुर में 1993-94 में इसको ऐड किया गया। इसके बाद से कोई पीटीजी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया 2001 सेंसस के अंतर्गत। यहाँ पे याद रखिएगा 75 के आसपास जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये टोटल इंडिया की बात करी जा रही है। इतने जो हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। 2006 में वही बात करी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका नाम बदलकर प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप से पीबीटीजी कर देता है। तो पहले पीटीजी था, बाद में 2006 में इसका नाम पीबीटीजी हो जाती है। उड़ीसा जो है लार्जेस्ट पीबीटीजी स्टेट है जहाँ पे प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखा जाए, जो न्यूज आपको मैं बता रहा था, तो ये डोंगरिया कौन ट्राइब कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की है। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, डोंगरिया कहाँ की है, तो उड़ीसा की है डोंगरिया, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो ये हिस्टोरिक विनिंग बैटल यहाँ पे जो कि लड़ रहे हैं सेव करने के लिए अपने इकोसिस्टम को। अभी आपको बता दें, रिसेंटली जो गवर्नमेंट है वो पास कर रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बिल, जो कि आपके लोकसभा से पास हो चुकी है। तो ये क्या चेंज कर रही है, तो ये डेफिनेशंस ऑफ द फॉरेस्ट चेंज कर देगी, जिसके कारण लोगों के ट्राइबल ग्रुप के राइट्स का भी हनन होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये जो है इन एरिया में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे इशू क्रिएट कर जाएगा। वहाँ पे अगर डेवलपमेंट आप करेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। पेड़ कटेंगे तो इनके पेड़ से ही रिसोर्स इनको आते हैं। अगर बात करी जाए जंगल से रिसोर्स का, तो ये वही ट्राइबल ग्रुप हैं जो जंगलों पे डिपेंड रहते हैं और जंगलों की पूजा भी करते हैं। तो ये जो है एक कोर एरिया में भी रहते हैं और आउटसाइड एरिया में भी रहते हैं। तो इनका जो एरिया है ना, वो हम अगर हैम्पर कर रहे हैं, उस हैबिटेट को लॉस करा रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका देखभाल करें, सही प्रकार से शिफ्टिंग करें। जबकि यहाँ पे फॉरेस्ट के डेफिनेशंस को बदल दिया गया है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई। यहाँ पे एक बार एक रिवर जो मैं कंप्लीट करता हूँ, तो आज नंबर है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये। और ये कहाँ से फ्लो करती है, तो तिब्बत, जिसे आज चाइना भी कैप्चर किया है, तो चाइना भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से ये बहकर आती है, बांग्लादेश तक पहुँचती है। अगर बात करी जाए यारलुंग सांपो की, तो तिब्बत में इसको इस नाम से जानते हैं। सियांग दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग दिहांग के नाम से भी जानते हैं। लुहित और ब्रह्मपुत्रा आसाम में इसको बोला जाता है। जमुना रिवर यहाँ पे बांग्लादेश में बोला जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, किस किस जगह पे किस नाम से इसको बोला जाता है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आ जाते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है 9th लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। अगर पानी के डिस्चार्ज की हम बात करें तो 15वां लॉन्गेस्ट रिवर में ये आता है। 3969 किलोमीटर तक की लंबी दूरी को तय करता हुआ नजर आता है। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए, अच्छा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या होता है, तो मान लीजिए ये रिवर है, कोई बह रही है, तो जो अगर बहने की डायरेक्शंस ये है, तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, जो रिवर इधर से आकर के जुड़ेगी। इसकी सहायक नदी जो इधर से आके जुड़ेगी, तो ये जो रिवर इधर से आके जुड़ेंगी उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होंगी। जो नीचे से जुड़ेंगी वो राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। तो लासा रिवर, नयांग रिवर, पारलुंग जांगपो, लोहित, धनसिरी, झांसी, कोलंग, ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। वहीं पे राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कमेंग, जिया भरोली, मानस, बेकी, रायदक, जल ढाका, तिस्ता, सुबनसिरी, ये सब रिवर जो हैं यहाँ पे राइट ट्रिब्यूटरी के रूप में जाने जाती हैं। ये ओरिजिन कहाँ से होता है, तो चैमलोंग ग्लेशियर है यहाँ पे, कहाँ पे, मानसरोवर लेक के आसपास ये चीज़ें निकलती हैं, याद रखिएगा, जो कि माउंट कैलाश के पास है। माउंट कैलाश के पास ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। और ये हिमालय के बुरुंग कंट्री तिब्बत के आसपास से ये चीज़ें, जो कि नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, वहाँ से आती। अच्छा, भारत में प्रवेश कहाँ करता है, प्रवेश की अगर बात करें तो ये गेलिंग है, एक विलेज अरुणाचल प्रदेश में।
वहाँ पर ये प्रवेश करता है और साउथ वेस्ट वहाँ से आसाम वैली की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ये जाना जाता है। अच्छा, जमुना जो है वो यमुना से कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग यमुना को भी जमुना बोलते हैं, तो ये बोलने से जमुना से कंफ्यूज मत होइएगा। ये गंगा डेल्टा के क्षेत्र में आकर के मिलती है और यहाँ पे गंगा जब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, याद रखिएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पद्मा इन बांग्लादेश याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चंस बना हुआ है। तो ये पद्मा बांग्लादेश और बाद में ये क्या हो जाती है, मेघना। तो यही मेघना रिवर है जो आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। तो याद रखिएगा, ये जब गंगा मिलती है तो यहाँ पे लास्ट में जो मेघना है यही जाकर के बे ऑफ बंगाल में पानी को उड़ेल देती है। अगर इसके लोकेशंस की बात करी जाए तो यहाँ से ओरिजिन हो रही है और ये जो पूरा पार्ट है तिब्बत का पार्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री मारती है, फिर यहाँ से ये आ जाती है आपके आसाम में, फिर यहाँ से आ जाती है आपके बांग्लादेश में, फिर ये जा कर के आपके बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे उड़ेल देती है। तो इसकी सारी की सारी डिटेलिंग आपको बता दिया मैं, कभी नॉर्थ डायरेक्शंस में, कभी साउथ डायरेक्शंस में, कभी वेस्ट डायरेक्शंस में, कभी साउथ डायरेक्शंस में, ये फ्लो करती हुई नज़र आएंगी। डिफरेंट डायरेक्शंस में इसकी फ्लो सिस्टम भी है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं ग्लोसरी की तरफ, जो कि हर बार की तरह मैं ग्लोसरी देता हूँ और इम्पोर्टेंट हो भी जाता है। यहाँ पे हैप्पीनेस की बातें बोली जा रही हैं, इसका क्या है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो सब देखेंगे। तो इसका मतलब हिंदी में मैंने लिख दिया है खुशियाँ। और अगर सिनोनिम्स पर्यायवाची की बात करी जाए तो जॉय, डिलाइट और कंटेंटमेंट याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहीं पे बात करी जाए इसके एंटोनिम्स की तो सैडनेस, मिजरी और अनहैप्पीनेस। दूसरी जो है चैलेंज टर्म आती है, इसका मतलब समस्या। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करी जा रही है, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल को यहाँ पे इसके सिनोनिम्स की तरफ देखा जाता है। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो ईज, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यहीं पे सक्सेस, सफलता, और यहाँ पे सिनोनिम्स अचीवमेंट, ट्रायम्फ, विक्ट्री, और एंटोनिम्स फेलियर, डिफीट, लॉस। अगर बात करी जाए पेशेंस की तो इसको धैर्य के रूप में देखा जाता है, और सिनोनिम्स एंडुरेंस, फोबेरेंस और कंपोजर। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो इम्पेशेंस, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस समझा जाता है। नॉलेज का मतलब सभी लोग जानते हैं, इसका सिनोनिम्स कई लोग नहीं जानते होंगे, विजडम, एक्सपर्टाइज और अवेयरनेस। एंटोनिम्स इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस और इनएक्सपीरियंस इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो आपको आज मैं बताया। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो भी प्राप्त हो सकता है, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी की सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।